चैट नहीं चल रहा है। चैट इज नॉट चलिंग। चैट। इट्स चलिंग। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, सबसे पहले तो गुड इवनिंग। तो हम आपका जो पढ़ रहे थे वो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें एक लेक्चर आपका हो गया था, जिसमें बढ़िया से आपको एनसीईआरटी बूस्टर भी करा दिया गया था। इस लेक्चर का रिवीजन लेक्चर भी अपलोड करा दिया गया है। काफी बच्चों ने देख लिया होगा, काफी ने देखा नहीं होगा, है ना। लिविंग वर्ल्ड तक हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दिए गए थे। लिविंग वर्ल्ड तक रिवीजन लेक्चर भी आपको दिए गए हैं। एनसीईआरटी बूस्टर भी हो गया है, सॉल्व भी हो गया है, अनसॉल्व भी आपका हो गया है। ठीक। और उसके ऊपर लिविंग वर्ल्ड पे हमने पीवाईक्यू क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लिए थे। ठीक है। सेल साइकिल के न्यूमेरिकल में भी हमें कॉन्फिडेंस आ गया है। एक प्रैक्टिस शीट आपको दी गई है। ठीक। उसमें से एक बच्चे का मैसेज आया था, कुछ 4-5 क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में आंसर की में शायद गलत है। तो मैं एक बार उस आंसर की को दोबारा से गो थ्रू कर लूंगा, और जहां पे मुझे लगेगा कुछ क्वेश्चंस में इसका आंसर में कुछ रेक्टिफाई किया जा सकता है, तो मैं आपको मंडे को ऐप में अपडेट कर दूंगा। ठीक है। तो उसको लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ठीक। दूसरा दूसरा आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे, और इसके हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे मंडे को। ठीक। और लिविंग वर्ल्ड की डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा मंडे को, है ना। भाई कल ज्यादा गुस्सा कर दिया था, उसके लिए सॉरी। तुम्हें मालूम है 3 महीने से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, और 3 महीने में मैंने आज तक तुम पर किसी पर भी गुस्सा नहीं किया। वो कभी कभी होता है, एक दो आ जाते हैं गुदड़ी के लाल, तो कभी कभी हो जाता है। ठीक है। तुम तो छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने नन्हे नन्हे से प्यारे प्यारे से बच्चे हो, इतने इतने से बच्चे हो, है ना। तो मैं आज से शपथ लेता हूं, वैसे तो मैं गुस्सा कभी करता भी नहीं हूं किसी भी बैच में, ना मैं कभी किसी को डांटता हूं। 3 महीने हो गए, मैंने कभी आपको भी नहीं डांटा। ठीक है। कल थोड़ा सा आ गया था, तो मैं एक ईश्वर को साक्षी मान के शपथ लेता हूं कि पूरे सेशन में इस साल और अगले साल भी, ठीक है, मैं आपके बैच में गुस्सा नहीं करूंगा। ठीक है। ये मैं कसम लेता हूं। ठीक है। तो ये मैंने कसम भी खा ली है। ठीक। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना। मजे से रह के पढ़ो, मस्त होके पढ़ो, फैमिली की तरह है हम, है ना। मैं तुम्हारा अंकल भी हूँ, तुम्हारा सर भी हूँ, तुम्हारा बड़ा भैया भी हूँ। तो एफर्ट्स में तो कहीं कमी है ही नहीं, तुम देख लो। पूरा एकदम जान लगाई हुई है सभी टीचर्स ने। ठीक है। तो बस तुम पढ़ाई करो बढ़िया से। ठीक है। और मस्त रहो। और ऐसा नहीं है, चैट में तुम कुछ भी लिख सकते हो, है ना, रोस्ट भी कर सकते हो टीचर को, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। तुम, हाँ, ऐसा नहीं है, तुम लिख सकते हो कुछ भी। ठीक है। तुम टीचर की इंसल्ट भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शालीनता से करनी है, ज्यादा खतरनाक तरीके से नहीं करनी है। ठीक है। डिग्निटी मेंटेन रहे। ठीक है। तुम एक फैमिली की तरह है। ठीक है। तो घर में सब हंसते हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं, खुश रहते हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। मजे से पढ़ेंगे। ठीक है। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। एक बच्चे का मैसेज आया था, मैंने तुम्हारे टेलीग्राम चैनल में भी डाला है। वो कह रहा था कि वर्ल्ड कप है, 7:45 तक छोड़ दीजिएगा, है ना। तो कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा जो आज का टॉपिक है वो काफी बड़ा टॉपिक नहीं है। तो मेरे भी दिमाग में ये था कि आज मैं क्लास थोड़ी जल्दी छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे बहुत लंबे लंबे सेशन लिए हैं, 8:20, 8:15। तो नमक का कर्ज अदा करने का समय आ गया है हमारी तरफ से। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 7:45 तक मैं क्लास ओवर कर दूं, है ना। कि लिख रहा था वर्ल्ड कप का टॉस भी देखना है। अरे दीवाने, सारा ही देख ले, पिच रिपोर्ट भी कर दे। ठीक है। तो ये सब रहेगा। मुझे भी कल मूवी देखने जाना है, कल की। मैंने उसका टिकट भी करा लिया है। 3 दिन से मैं वेट कर रहा था, है ना, क्योंकि रात का लेक्चर है, 8 बजे तक तो लेक्चर रहता था, उसके बाद तो नहीं जा सकते। तो कल तो संडे है, अपना दिन है। आराम से मूवी देखने जाएंगे। ठीक।
बच्चों एक चीज लिख के बताओ, तुम्हें अपने जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें स्कूल का होमवर्क करने में कितना घंटा लगता है घर पे आके? कुछ ना कुछ मिलता होगा ना स्कूल में भी होमवर्क वगैरह की, ये करके लाना है, ये लाना है। मतलब मैक्सिमम बताओ आप कितना घंटा लगाते हो अपने स्कूल का होमवर्क करने में? लिख के बताओ, थोड़ा सा बात करता हूं फिर बताऊंगा क्यों पूछ रहा हूं। स्कूल का होमवर्क 2 आवर्स, 1 आवर, 2 आवर्स, 1 आवर, 2 आवर्स। ठीक है, ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है? जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिनका डमी नहीं है, उनके लिए मैं बोल रहा हूं, है ना? देखिए क्या होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आ, ये मेरा एक्सपीरियंस है 13 साल का। ठीक है, 5 मिनट में तुमसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा, है ना? जब भी कोचिंग स्टार्ट होती है 11वीं क्लास की, तो स्टार्टिंग के 15, 20, 25 दिन तक बच्चा बहुत एनर्जी के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं। लेकिन उनमें से करीब 40% स्टूडेंट, 60% की बात नहीं कर रहा हूं, करीब 40% स्टूडेंट के डेडिकेशन में, उनके स्टडिंग आवर्स में, है ना, उनकी जो सिटिंग कैपेसिटी है पढ़ाई करने की, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है जैसे ही स्कूल खुलते हैं। ठीक, जैसे स्कूल खुलते हैं तो स्टार्टिंग के 1 हफ्ते तो उतनी पढ़ाई नहीं होती, धीरे धीरे कोर्स चलता है। लेकिन जैसे स्कूल में 1 महीना बीत जाता है तो वो स्कूल का और कोचिंग का कॉप अप नहीं कर पाते। ऐसे वो कहते हैं कि स्कूल में अलग पढ़ाई चलाई जा रही है, यहां पे अलग पढ़ाई कराई जा रही है, वहां सिलेबस तेजी से पहुंचता है ना? तो उनको स्कूल भी जाना है, फिर स्कूल का होमवर्क करना है, फिर स्कूल में थक गए, फिर कोचिंग में लेक्चर देख रहे हो, 8 बज गए, है ना? तो पूरा का पूरा एकदम वो हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि रात के वो 2 बजे तक बैठ के पढ़ाई करें, क्योंकि सुबह फिर स्कूल भी जाना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको जो होमवर्क मिलता है ना, उसका मैक्सिमम पोर्शन, मतलब उस होमवर्क का 40% पार्ट आप स्कूल में ही कंप्लीट करने की कोशिश करिए। किसी ब्रेक में या किसी SUPW का पीरियड हो, कोई लाइब्रेरी का पीरियड हो, कोई गेम्स का पीरियड हो, रिसेस हो, तो आप उस होमवर्क का मैक्सिमम पोर्शन वहां पर कंप्लीट करने की कोशिश करिए। घर पे जो होमवर्क लाएंगे वो आप 60% लेकर आइए, सिर्फ 60%। ठीक है? मैं आपको, जो भी बच्चा इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ठीक है, तो अगर आप लेक्चर्स को देखने के बाद कम से कम आप 4.5 घंटा से 5 घंटा अगर आप पढ़ सकते हैं, लेक्चर के अलावा 4.5 से 5 घंटा अगर आप पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दूंगा। ये उन बच्चों के लिए होगा जो 40% स्टूडेंट को स्कूल का होमवर्क, कोचिंग का काम, कोचिंग के लेक्चर्स, इसको कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो काम करेगा, ये सभी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, 60% बच्चे कर रहे होंगे, मजे से कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कर रहे होंगे, करते हैं, हर साल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैं सभी के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं 40% स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। तो मैं तुम्हें एक टाइम टेबल बना के दूंगा, रिवीजन प्लानर तो मैं तुम्हें दूंगा ही दूंगा। ये सिर्फ उन 40% के लिए होगा जो कॉप अप नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसके लिए मुझे R&D करनी होगी अच्छे से। ठीक है, मैंने की भी है, मैंने पहले ऑफलाइन में भी बच्चों को बना के देता था। ठीक है, लेकिन तब का सिनेरियो अलग था। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लास देखना है तो एक्सर्शन बढ़ जाता है, ठीक है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो मैं तुम्हें एक टाइम टेबल बना के दूंगा, तुम इसको फॉलो करना। ये टाइम टेबल 40% स्टूडेंट तभी फॉलो कर सकते हैं जब उनको मिनिमम 4.5 घंटा स्कूल और कोचिंग की क्लासेस के अलावा निकालना पड़ेगा। मतलब अगर आप 8 बजे फ्री हो जाते हो तो इसके बाद से लेके सुबह स्कूल जाने तक आपको 4.5 घंटा मिनिमम पढ़ना है। अगर आप 4.5 घंटा मिनिमम पढ़ लेते हैं, 4.5 से 5 घंटा पढ़ लेते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप धीरे धीरे मुख्य धारा में आ जाओगे और चीजों को वो करोगे। दूसरा, काफी बच्चों का मैसेज आया कि सर हमने लेट ज्वाइन किया है ना, तो हम पीछे चल रहे हैं, हम क्या करें? जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, ठीक है,
और जो रेगुलर लेक्चर के साथ कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरा सेल साइकिल सेल डिवीजन का उम्मीद में लेक्चर पड़ा हुआ है इस साल, पिछले साल नहीं, इस 2024 का जो अभी नीट हुआ था, है ना, मार्च अप्रैल में जो उम्मीद सीरीज चलाई थी, ये उनके लिए है जो पूरे लेक्चर नहीं देख पा रहे हैं। वो 6 घंटे का लेक्चर है और बहुत शानदार लेक्चर है। अगर आप उस पूरे को देख लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन पहला ऑप्शन मैं आपको दूंगा कि आप बैच के जो लेक्चर्स हैं उनसे कंप्लीट करिए, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप उससे करिए। ठीक, तो चलिए, काफी सारी बात हो गई बहुत दिनों से, और इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। एक बार सभी हमारे कल का गुस्सा याद आ रहा है, ऐसा आदमी नहीं हूं मैं, कभी कभी कानून हाथ में लेना पड़ता है यार। ठीक है, एक बार सभी हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। हाँ, 60% कर रहे होंगे कॉपअप, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हर साल करते हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। डमी वाले भी होंगे, मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मतलब जिनको दिक्कत आ रही है ना, उन 40% का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी क्लास में गुस्सा कर दो ना, अगली क्लास में जाओ बड़ी शर्म लगती है जाने में। ठीक है, चलो आओ, अब ध्यान से समझना। अब मैंने 4 किंगडम तक पढ़ा दिया था, रिवीजन लेक्चर भी डाल दिया था। अब मैं तुम्हें 5 किंगडम और 6 किंगडम पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसकी एनसीईआरटी कराऊंगा, क्योंकि इसकी एनसीईआरटी की कुछ लाइनें हैं जिसको वहीं पे समझाना पड़ेगा, ऐसे बच्चों को दिक्कत करती है। ठीक है, चलो तो करते हैं स्टार्ट। डाल दीजिए आप हेडिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, पहला पॉइंट, तो इसमें आप बात करेंगे, आपके साइंटिस्ट हैं R.H. विटेकर। R.H. विटेकर 1969, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 4 किंगडम आपको पता ही है, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, ठीक है, और एक मोनेरा, 4 तक आपके आ गए थे। ठीक, यहां जो 5वां किंगडम आया, 4 आपको पता है, ठीक है, सबसे शुरू में आपके आ गए थे प्लांटे और एनिमेलिया, ये तो आपके 2 किंगडम में ही आ गए थे। बच्चों 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कोई परफेक्ट क्लासिफिकेशन थोड़ी ना था, वहां पर प्रोटिस्टा बनाया गया था यूनिसेलुलर यूकैरियोट के लिए, बट आपने तो उसमें बैक्टीरिया भी रख दिया, बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है, आपने उसमें फंगस भी रख दिया, फंगस तो मल्टी सेलुलर है। तो 3 किंगडम के भी अपने ड्रॉबैक थे, बट वो किताब में मेंशन नहीं है, वो आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है, इसलिए हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, ये तो 3 किंगडम तक आ गया था। 4 किंगडम में आपका मोनेरा आया था, और 5 किंगडम तक आपका जो नया आया वो आया फंगस। अब बोला कि भाई इसका क्राइटेरिया क्या था, किस बेसिस पर ये बनाया गया, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक बेस्ट क्लासिफिकेशन है, इसकी बातें लागू होती हैं। क्राइटेरिया क्या था, इसका पहला क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर, मतलब यह पता लगाओ कि कौन सी सेल प्रोकैरियोट है और कौन सी सेल यूकैरियोट है, यह पता लगाओ। PROK प्रोकैरियोट है, स्पेलिंग आपको पता है, 3 महीने से लिख रहे हैं। यूकैरियोट, ये भी 3 महीने से लिख रहे हैं यूकैरियोट। तो पहले यह पता लगाओ कि कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है और कौन सा यूकैरियोट है। दूसरा था आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा था आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यह पता लगाओ कि कौन यूनिसेलुलर है, कौन आपका
मल्टी सेलुलर है। ठीक, ये पता लगाओ। तीसरा जो था आपका वो था रिप्रोडक्शन। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें पता लगाओ कि किसके अंदर एसेक्सुअल होता है और किसके अंदर आपका सेक्सुअल होता है। चौथा था आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा था आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये पता लगाओ कौन से आपके ऑटोट्रॉप्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और कौन से आपके हेट्रोट्रॉप्स हैं। कौन से आपके हेट्रोट्रॉप्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, कौन से ऑटोट्रॉप है और कौन से हेट्रोट्रॉप है। और हर ऑर्गेनिज्म का आप पता करो फाइलोजेनी, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता करो कि किस ऑर्गेनिज्म कहां से इवॉल्व हुआ है, किस ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर कौन है, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। तो आप पता करो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये आपके 5 थे। ठीक, ये आपके 5 थे। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक टेबल बनेगा जो एनसीईआरटी में बना है, वैसा टेबल बनेगा। ठीक है, टेबल बनाने से पहले मैं कुछ टर्म आपको बताना चाहूंगा, कुछ टर्म मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, ये आपका हो गया है। कुछ टर्म मैं आपको बताना चाहूंगा, वो टर्म क्या है वो भी आप देख लीजिए, वो टर्म क्या है वो भी आप देख लीजिए। मैंने यहां पर हेडिंग डाली ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, डोंट वरी, ऑटोट्रॉप्स नहीं बताऊंगा, आपको मालूम है ऑटोट्रॉप्स। बच्चों, ऑटोट्रॉप्स में 2 कैटेगरी होती है। पहली होती है फोटो ऑटोट्रॉप्स। अब लिख के बताइए, बहुत कॉन्सेप्चुअल रहेगा। फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो मतलब लाइट। तो ये ऑर्गेनिज्म, फोटो ऑटोट्रॉप का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो खाना बनाने के लिए कौन सी एनर्जी यूटिलाइज करेंगे, लाइट एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी। लिख के बताइए, लाइट एनर्जी। तो यहां पर ये ऑर्गेनिज्म कौन सी एनर्जी यूज करते हैं, तो ये यूज करते हैं आपकी लाइट एनर्जी, यूज लाइट एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। बिल्कुल सही, शाबाश। दूसरे टाइप्स आते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स, बच्चों आपका एक कंपाउंड है जिसको मैंने बोला इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पर ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हैं, और जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है तो आपकी एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको आप बोलते हैं केमिकल एनर्जी। तो आपकी केमिकल एनर्जी रिलीज हुई किसके ऑक्सीडेशन से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो जैसे आपका अमोनिया हो गया, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से, ये चीज मैं आपको मोनेरा किंगडम में बताऊंगा। जब मैं इस चैप्टर में मोनेरा किंगडम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरी इक्वेशन दिखाऊंगा कि अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है।
अभी नहीं बताऊंगा, मोनेरा में बताऊंगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ इतना बताऊंगा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को बोलते हैं केमिकल एनर्जी। और इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। कहां यूटिलाइज किया जाता है? फूड सिंथेसिस में। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, फोटो ऑटोट्रॉप एंड कीमो ऑटोट्रॉप। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए अगर यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। ये ऑटोट्रॉप्स के आपको टाइप्स बताए गए हैं। ठीक है, ये आपको ऑटोट्रॉप्स के टाइप्स बताए गए हैं। ठीक है, सम्मान भी जरूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ऑटोट्रॉप हेडिंग डाली थी, अब हल्का सा आइडिया ले लो हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये डेफिनेशन आपको पता है, छोटी क्लास में आप पढ़ लेते हैं। ठीक, हेट्रोट्रॉप्स में मैं आपको एक टाइप बताया, जैसे मैंने बोला सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक बच्चों, पेड़ से पत्ते गिरे, लीफ गिरी, या पेड़ से ब्रांचेस गिरी। भाई पेड़ से पत्ते नीचे गिर गए तो लीव्स क्या हो गई? डेड हो गई। पेड़ से ब्रांचेस नीचे गिर गई, ब्रांचेस क्या हो गई? डेड हो गई। तो ये जो आपका डेड लीफ है या डेड ब्रांचेस है, इनके अंदर मिलता है सेलुलोज या फिर लिग्निन, और ये कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई पेड़ था, हवा चली सनासन, पत्ते गिरे धनाधन, पत्ते डेड हो गए, ब्रांचेस डेड हो गई, इनके अंदर सेलुलोज और लिग्निन प्रेजेंट है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, मतलब प्लांट और एनिमल के डेड पार्ट पर जो फीड करता है। ठीक है, हां, मशरूम, बहुत बढ़िया। प्लांट जो फंगस होता है वो यही होता है, जो फंगस होता है सैप्रोफिटिक, तो जो प्लांट और एनिमल के डेड पार्ट पे फीड करते हैं, तो सैप्रोफिटिक क्या हो गए? सैप्रोफिटिक हो गए फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। ठीक है, मैं सिंपल लिख देता हूं, फीड ऑन डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। एग्जाम्पल मैं टेबल में दूंगा, जब मैं टेबल बनाऊंगा तो वहीं बताऊंगा कौन सैप्रोफिटिक है, कौन फोटो ऑटोट्रॉपिक है, कौन कीमो ऑटोट्रॉपिक है। एक ही जगह एक ही टेबल में आपका आ जाएगा सैप्रोफिटिक। ठीक, ऐसे ही एक होता है होलोजोइक, जो हमारे अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है, कि पहले इंजेशन होता है और फिर क्या होता है? डाइजेशन होता है। पहले इंजेशन होता है और फिर क्या होता है? आपका डाइजेशन होता है। तो होलोजोइक हमारे अंदर है, जिसमें आपका आएगा फर्स्ट इंजेशन एंड देन डाइजेशन। ठीक, और ऐसे एक और मोड आपने सुना होगा पैरासिटिक, एक पैरासाइट होता है, एक होस्ट होता है, वो आपको आइडिया है। ठीक है, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक आपके आ गए हेट्रोट्रॉप के अंदर। हमारे अंदर पहले अंदर इंजेक्शन किया और फिर उस फूड का धीरे धीरे करके आपका स्टमक साइन आपका क्या हुआ? डाइजेशन हुआ, होलोजोइक, जैसे कि एनिमल्स के अंदर आपका मिलता है। बिल्कुल सही। ठीक, अब हम बनाएंगे आपकी टेबल। ठीक है, ये वाली टेबल आपकी बनेगी। ठीक है, ये वाली टेबल आपकी बनेगी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्राइटेरिया है। ये ऑटोट्रॉप हो गया, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। तो चलिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे, एनिमेलिया, टेबल बनाएंगे। पहले मुझे लाइन खींचने दीजिएगा। ठीक है, पहले मुझे लाइन खींचने दीजिएगा।
ये एक लाइन हो गई। ये हो गया आपका मोनेरा, ये हो गया आपका प्रोटिस्टा, ये हो गया आपका फंगस, और ये हो गया आपका, रुको ज्यादा वैसी लाइन खींच गई हैं, थोड़ी और क्लोज ले लेते हैं। ये तो हो गया कैरेक्टर, ये आपका हो गया है मोनेरा, ये हो गया है प्रोटिस्टा, ये हो गया है फंगस, और ये हो गया है प्लांटे और एनिमेलिया। और एक लाइन आप यहां खींच दीजिए। इस तरीके से एक टेबल बना दीजिए, ठीक है, इस तरीके से एक टेबल बना दीजिए, ठीक है। कॉपी को आप सीधे ही रखिए, जैसे आप नोट्स लिख रहे हैं वैसे ही रखिए, एकदम वैसे ही रखिए, ठीक है। लेटाना चाहते हैं लेटा सकते हैं, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए, ऐसे ही लिखना चाहते हैं ऐसे लिख लीजिए, जैसे आपको ऐसे में भी हो जाएगा। 5 कॉलम इतने इतने आ जाए आपके, है ना, डेट वाला कॉलम भी ले लेना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नहीं तो फिर टेढ़ा कर लीजिए कॉपी को, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही का सामान है। यहां लिखेंगे हम कैरेक्टर, ठीक, यहां लिख दीजिए मोनेरा, फिर लिख दीजिए प्रोटिस्टा, फिर आप लिखिए फंगस, और फिर आप लिखिए प्लांटे, और फिर आप लिखिए एनिमेलिया, ठीक है। ये सब आपने इसके अंदर लिख दिया है। अब पहला कैरेक्टर जो आप लेंगे वो लेंगे सेल टाइप। सेल टाइप का मतलब है आप लेंगे सेल स्ट्रक्चर। अब जो मोनेरा है वो है आपका प्रोकैरियोट, PRO। प्रोटिस्टा है यूकैरियोट, फंगस है यूकैरियोट, प्लांटे है यूकैरियोट, एनिमेलिया है यूकैरियोट। पहला क्राइटेरिया आपका हो गया, पहला क्राइटेरिया आपका हो गया, यह है आपका पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मोनेरा में आपको सिर्फ मिलेगा एसेक्सुअल। तो जब मोनेरा पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको बता दूंगा एसेक्सुअल कैसे होता है। प्रोटिस्टा में आपको मिलेगा एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दोनों ही आपको मिल जाएंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। फंगस में आपको दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, फंगस में भी आपको दोनों ही मिल जाएंगे। प्लांटे के अंदर भी आपको दोनों ही मिलेंगे, और एनिमेलिया में आपको सिर्फ मिलेगा कौन सा, सेक्सुअल। तो 2 क्राइटेरिया हमने पढ़ लिए हैं, 2 क्राइटेरिया हमने पूरे के पूरे पढ़ लिए हैं, ठीक। तीसरा क्राइटेरिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आप देखिए, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आप देखिए। तो अगर मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो मोनेरा है यूनिसेलुलर, जिसको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सेलुलर, जिसको एनसीईआरटी में लिखा है आपका सेलुलर। प्रोटिस्टा जो है वो भी आपका है यूनिसेलुलर, जिसको एनसीईआरटी में लिखा है सेलुलर। फंगस, फंगस जो है आपका
वो है मल्टी सेलुलर। ठीक बच्चों, सेल्स के कलेक्शन से टिश्यू बनता है, सेल्स के कलेक्शन से टिश्यू बनता है। तो यहां टिश्यू लेवल नहीं मिलता, बट यहां पर जो सेल्स हैं वो एक ग्रुप में आती हैं, और ये जो सेल्स हैं ये लूजली अरेंज हैं। मतलब फंगस मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ ऐसे फंगस भी हैं जो यूनिसेलुलर है। तो यहां सेल्स लूजली अरेंज है, यहां जो सेल्स हैं आपकी लूजली अरेंज है, जिसको आप बोल रहे हैं लूज टिश्यू, जिसको आप बोल रहे हैं लूज टिश्यू। तो आप देखिए मल्टी सेलुलर के साथ एक वर्ड लिखा है लूज टिश्यू। तो फंगस कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है। जब मैं आपको फंगस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि एक फंगस होता है ईस्ट जो यूनिसेलुलर है। तो फंगस मोस्टली मल्टी सेलुलर है। लूज टिश्यू का मतलब यह है कि सेल्स एक ग्रुप में है, बट वो सब लूजली अरेंज है। तो आपने बोल दिया लूज टिश्यू। तो जो फंगस होते हैं वो मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक, अब देखिए, अब मैं आपसे कहूं कि प्लांट्स क्या है, प्लांट्स क्या है, मैं आपसे कहूं भाई प्लांट्स क्या है, हम लोग क्या है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि हम लोग क्या है, हम यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं, आप बोलोगे सर आप मल्टी सेलुलर हो, बहुत सारी सेल्स हैं। प्लांट्स क्या है? मल्टी सेलुलर है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया प्लांट भी क्या है, मल्टी सेलुलर है, और एनिमेलिया भी क्या है, मल्टी सेलुलर है। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है, मल्टी सेलुलर है। ठीक, दूसरा जो किताब में लिखा है कि भैया यहां पर प्लांट में टिश्यू भी मिलते हैं, बिल्कुल सही है, आपने टिश्यू पढ़े हुए हैं, छोटी क्लास में नाम सुना होगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, टिश्यू भी है आपका, और आपके क्या है, ऑर्गन है। आपके क्या है, ऑर्गन है, लीफ हो गया आपका। ठीक है, तो टिश्यू भी है आपका, ऑर्गन भी है, और यहां पर आपका टिश्यू भी मिलता है, आपका ऑर्गन भी मिलता है, और हमारे अंदर आप एनिमेलिया में ऑर्गन सिस्टम भी मिलता है, ऑर्गन सिस्टम भी मिलता है। ठीक है, हमारे अंदर भी देख लीजिए पूरा सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये आपको यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई, तो आप यस लिखिए। तीन डिफरेंस, तीन क्राइटेरिया हमने कर लिया। चौथा है आपका न्यूट्रिशन, चौथा है आपका न्यूट्रिशन। ठीक, तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई, तो आप एक बार फिर से यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो एक बार आप फिर से यस लिख दीजिए, एक बार फिर से आप यस लिख दीजिए। अगर यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है तो यस लिख दीजिए। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन। यस लिखने में शर्माइए मत, ये मत सोचिए कि हमने शुरू में तो यस लिख दिया था, नहीं, यस ही तो लिखना है, टक 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 खटक टकाटक, इतना ही तो लिखना है। ठीक, न्यूट्रिशन, मोनेरा जो होता है, मोनेरा जो होता है मोस्टली, अगर मैं कहूं तो मोस्टली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मोस्टली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, जहां पर आपको सैप्रोफिटिक भी मिलेगा, पैरासिटिक भी मिलेगा। ठीक है, सैप्रोफिटिक भी आपको मिल जाएगा और आपको पैरासिटिक भी मिल जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिशन में कुछ कुछ टाइप है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, जैसे मैं आपको बताऊं, एनिमेलिया में सैप्रोफिटिक और होलोजॉइक लिखा है, बट एनिमेलिया के अंदर पैरासिटिक भी होता है। ठीक है, एनिमेलिया के अंदर पैरासिटिक भी होता है। ठीक है, तो सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, ठीक, एंड और कैसे होते हैं,
ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और ऑटोट्रॉप्स में दोनों मिलेंगे, फोटो और कीमो दोनों मिलेंगे। तो ऑटोट्रॉप्स में आपके दोनों मिलेंगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स भी होगा और आपका कीमो ऑटोट्रॉप्स भी होगा। तो ये दोनों मैंने आपको पहले ही समझा दिए नहीं तो फिर यहां टेबल में भसड़ मचती, फिर वो कल वाला काम रिपीट होता, टेलीकास्ट होता। तो मैंने आपको फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप आपको पहले ही समझा दिया। ठीक, अब प्रोटिस्टा की मैं बात करता हूं, प्रोटिस्टा की मैं बात करता हूं। प्रोटिस्टा में आपका जो ऑटोट्रॉप्स होगा उसमें सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉप्स होंगे, सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉप्स होंगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स होंगे, सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉप्स होंगे। कीमो ऑटोट्रॉप्स यहां नहीं मिलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स यहां नहीं मिलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स यहां नहीं मिलेंगे। हंस रहे हो ठीक है, सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉप्स मिलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स नहीं मिलेंगे। ठीक है सर, हेट्रोट्रॉप मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स भी आपके मिलेंगे। हेट्रोट्रॉप के अंदर आपको सैप्रोफिटिक मिलेगा, आपको पैरासिटिक भी मिलेगा। ठीक है, सैप्रोफिटिक भी मिलेगा आपको, पैरासिटिक भी मिलेगा। ठीक है, होलोजॉइक भी मिलेगा, लेकिन मैं अभी दो ही लिख रहा हूं, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ठीक है, होलोजॉइक भी मिल जाएगा। ठीक, फंगस होलोजॉइक मिलेगा, गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। जब आप प्रोटोजोआ पढ़ेंगे वहां पे आपको होलोजॉइक भी मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद है फंगस। फंगस के अंदर ओनली हेट्रोट्रॉप्स, ओनली हेट्रोट्रॉप्स। और हेट्रोट्रॉप्स में आपका सैप्रोफिटिक होगा, आपका पैरासिटिक होगा। प्लांटे के अंदर ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स। और एनिमेलिया आपका हेट्रोट्रॉप्स। एनिमेलिया आपका जाएगा हेट्रोट्रॉप्स, जहां पे आपका होलोजॉइक भी मिल जाएगा, आपका पैरासिटिक भी आपका मिल जाएगा। तो ये चार डिफरेंस हमने देख लिए हैं आपका। ठीक है, होलोजॉइक, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक भी लिख लेना, सैप्रोफिटिक भी था किताब में, सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, पैरासिटिक मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके चार क्राइटेरिया इसके अंदर आ गए। पांचवा क्राइटेरिया के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ फाइलोजेनेटिक बच्चों को याद रखना है। फाइलोजेनी याद रखना है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म आया होगा तो उसका इवोल्यूशन कहां से हुआ होगा, उसका एंसेस्टर कौन है, इस बारे में भी प्रकाश डालना है। बट उसके बारे में कुछ भी यहां पर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में आप मेंशन भी क्या करोगे, आप इंडिविजुअल एक एक के बारे में कैसे बताओगे। तो पांचवा जो क्राइटेरिया है वो है आपका फाइलोजेनी। तो आपके पांच क्राइटेरिया थे, आपके पांच आपके क्या थे, क्राइटेरिया थे। ठीक है, पांच आपके क्या थे, क्राइटेरिया थे। ठीक है, हाँ हाँ वो होते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा, मैंने इसके हिसाब से बताया है ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट भी आपके होते हैं, पार्शियल ऑटोट्रॉप पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं, कस्कुटा प्लांट होता है। ठीक है, पैरासिटिक प्लांट होता है। जब थोड़ा सा घुसोगे 11th क्लास में तो ये सब चीजें अपने आप पता चल जाएंगी। ठीक है, अपने आप पता चल जाएंगी, है ना। पार्शियल ऑटोट्रॉप, पार्शियल हेट्रोट्रॉप सब मालूम है मेरे को। कस्कुटा हो गया आपका। ठीक है, ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट आपके होते हैं, नेफेंथीज वगैरह, ये सब वो अलग कैटेगरी है। मैं एक जनरल बात कह रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे प्लांट्स तो आप क्या बोलोगे, प्लांट्स ऑटोट्रॉप है।
इस वे में मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, इस वे में मैं आपको बोल रहा हूं। और बाकी जब आप घुसोगे तो आपको एक्सेप्शन मिलेंगे, 11वीं क्लास कंप्लीट हो जाएगी, आप और ज्यादा तब तक स्मार्ट हो जाओगे, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। नेफेंटीज हो गया आपका, ठीक है, फीचर प्लांट जिसको आप बोलते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, डायनिया जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, ड्रॉसेरा हो गया आपका, यूट्रिक्लोरिया हो गया जिसको आप ब्लैडर वॉट बोलते हैं, ठीक है, एक बटर वॉट भी होता है, बट अभी ये ज्ञान नहीं दिखाना है, अभी ये सब बचा के रखना है, ठीक है। द रियल स्ट्रेंथ ऑफ पावर लाइज इन हाइडिंग इट, ताकत की असली पावर उसे छुपा के रखने में है। एकदम से खोल दूंगा तो घबरा जाओगे, फिर मुद्दा बन जाएगा, 50% लोगों को ये नाम नहीं पता होंगे, क्योंकि अभी थोड़ी ना बताएंगे, जब धीरे धीरे आगे चैप्टर खुलेगा, ये वाला चैप्टर नहीं, मॉर्फोलॉजी प्लांट किंगडम, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ शाबाश, रेफलिशिया, ठीक है, गजब। अब आप देखिए, हर बार बताता हूं बच्चों को, लेकिन फिर वही सवाल पूछते हैं, सर एनसीईआरटी में तो दिया था, क्या दिया था कि सर सेल वॉल भी क्राइटेरिया है, सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्राइटेरिया है। कहां लिखा है एनसीईआरटी में क्राइटेरिया है? सर ये लिखा, कहां है? ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, क्राइटेरिया कहां लिखा हुआ है? क्राइटेरिया तो 5 ही दिए हुए हैं। हाँ, तो सर ये टेबल की फॉर्म में इस तरीके से दिया है, पांचों में डिफरेंस ही पता चल रहा है, तो ये क्राइटेरिया हो गया ना? ये क्राइटेरिया नहीं था, ये इनके अंदर सिर्फ डिफरेंस बताए गए हैं, क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया वो 5 ही हैं। सर इसकी गांठ बांध लूं? बांध ले बेटा, अच्छे से बांध ले। 1 महीने बाद तू फिर गांठ खोलेगा और फिर पूछेगा, सर ये भी तो क्राइटेरिया है। नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं है, ये डिफरेंसेस समझाए गए हैं सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। क्राइटेरिया ये है और ये है। अच्छा ऐसा है, हां ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये डिफरेंसेस समझाए गए हैं, ये जो समझाए गए हैं डिफरेंसेस आपके समझाए गए हैं, डिफरेंसेस आपके समझाए गए हैं। ये जो आपके समझाए गए हैं, ये आपके डिफरेंसेस समझाए गए हैं, ठीक है। ये आपके जो समझाए गए हैं, ये आपके डिफरेंसेस समझाए गए हैं। अच्छा ऐसा है, हां ऐसा है। तो अब क्राइटेरिया तो हमारा यहां पर खत्म हो गया, क्राइटेरिया तो हमारा यहां पर खत्म हो गया, 5 क्राइटेरिया आपको बता दिए हैं। अब यहां पर हम जो देख रहे हैं वो आपका डिफरेंस देख रहे हैं, वो हम आपका जो देख रहे हैं वो हम आपका डिफरेंस देख रहे हैं। तो यहां हेडिंग डाल दीजिएगा डिफरेंसेस, डिफरेंसेस, यहां हेडिंग डाल दीजिएगा डिफरेंसेस, ठीक, डिफरेंसेस। यहां एक लाइन खींच दीजिएगा, फिर एक लाइन यहां खींच दीजिएगा, फिर एक लाइन यहां खींच दीजिए, यहां पे भी ले लीजिए और यहां पे भी ले लीजिए। अब यहां पर लिख दीजिए कैरेक्टर के अंदर सेल वॉल। अब बताओ, मैंने आपको बताया था मोनेरा, मोनेरा में सेल वॉल, बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी बनी थी बताइए? तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो बनी थी पेप्टाइडो ग्लाइकन की, जिसको आप म्यूरिन बोलते थे। याद करिए, पेप्टाइडोग्लाइकन जिसको आप म्यूरिन बोलते थे। और ये सेलुलोज नहीं है, इसका मतलब इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी है? नॉन सेलुलोजिक है, नॉन सेलुलोजिक है। इसकी जो सेल वॉल है वो, देखो एक ने लिख दिया ना फाइलोजेनी, एक ने लिख दिया ना फाइलोजेनी, ये रहा फाइलोजेनी। ये रहा फाइलोजेनी। इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है।
इसको एज इट इज याद करना है, इस फाइलोजेनी को एज इट इज याद करना है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, इसको सिर्फ याद करना है। फाइलोजेनी का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म कहां से इवॉल्व हुआ, जैसे एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से आए, जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट से आए, है ना, टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से आए। आ जाओ, गुस्सा तो करना ही नहीं है, शपथ ली है, शपथ फ्रेंड। ठीक है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा सेलुलोजिक सेल वॉल इन सम, कुछ के अंदर सेल वॉल में सेलुलोज मिलेगा, कुछ के अंदर में सेलुलोज में सेल वॉल में सेलुलोज मिलेगा, बट सेल वॉल एब्सेंट इन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो कुछ में सेल वॉल में सेलुलोज मिलेगा और प्रोटोजोआ के अंदर आपकी जो सेल वॉल है वो आपकी एब्सेंट होती है, वो आपकी क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक, फंगस की जो सेल है, सेल वॉल, वो काइटिन की बनी है, और काइटिन भी कैसा है, नॉन सेलुलोजिक है। काइटिन भी कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्रिहाइड होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। प्लांटे के अंदर जो सेल वॉल है वो आपकी सेलुलोज की बनी है, और एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल आपकी एब्सेंट है। तो ये आपका एक डिफरेंस हो गया, ये आपका एक डिफरेंस हो गया। और लास्ट डिफरेंस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आप याद करिए, यूकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता था, यूकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता था, प्रोकैरियोट में नहीं मिलता था। याद करिए, यूकैरियोट में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड था, प्रोकैरियोट में नहीं था। इसका मतलब यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। यहां प्रेजेंट, यहां प्रेजेंट, यहां प्रेजेंट, यहां प्रेजेंट। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। अब पढ़ेंगे 6 किंगडम, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, और फिर हम करेंगे एनसीईआरटी, इसकी एक एक वर्ड विद एनसीईआरटी बूस्टर। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए, यहां तक समझ में आया तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ में आया है? चलो, यहां तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ये हमने तीनों पढ़ लिया था, ठीक। अब जो मैं रिवीजन लेक्चर देता हूं उनको देखा करो, ठीक है, वो आपके रिवीजन के लिए होते हैं, ठीक है। तो आप उसमें फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको कोई चीज कम समझ में आई, तो आप एक बार रिवीजन लेक्चर भी देखा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो साइंटिस्ट है वो किताब में मेंशन नहीं है। तो जब किताब में मेंशन नहीं है तो हमें याद भी नहीं रखना है। कार्ल वूज, ठीक है, कार्ल वूज। तो साइंटिस्ट आपसे नहीं पूछेंगे इसके, आपको इसको याद नहीं रखना है, ठीक। 6 किंगडम, 5 किंगडम कौन कौन से लेके घूम रहे थे सर? 5 किंगडम हम लेके घूम रहे थे, मोनेरा था, ठीक है, और प्रोटिस्टा था, और फंगस था, और
प्लांटे था और एनिमेलिया था। यहां तक आप पढ़ चुके थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप पढ़ चुके थे। ठीक। कार्ल वूज ने क्या किया? कार्ल वूज ने क्या किया? भूत हूं मैं। कार्ल वूज ने क्या किया? ठीक है, कार्ल वूज ने क्या किया? कार्ल वूज ने मोनेरा को डिवाइड कर दिया। मोनेरा से 2 किंगडम बना डाले। एक बनाया यू बैक्टीरिया और एक बनाया आर्की बैक्टीरिया। आप जो जनरल कहते हो, एक आम भाषा में कहते हो कि सर बैक्टीरिया, तो जब आप कहते हो ना सर बैक्टीरिया, तो आप यू बैक्टीरिया की बात करते हो। एक जनरल भाषा में आपने बोला सर बैक्टीरिया, जो हम बोलते हैं ना कि बैक्टीरिया में ये होता है, बैक्टीरिया में ये होता है, मतलब आप यू बैक्टीरिया बोल रहे हैं। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत एंशिएंट है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो इन दोनों के अंदर 98% चीजें सेम है। इन दोनों के अंदर ये बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया, मैंने बोला जनरली बोला बैक्टीरिया, इसका मतलब आपने यू बैक्टीरिया की बात की, लेकिन कुछ स्पेशल प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। इन दोनों में 98% चीजें सेम है। सब में, इसमें भी सेल वॉल है, इसमें भी सेल वॉल है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है, इसका डीएनए भी सर्कुलर है, इसका डीएनए भी आपका सर्कुलर है, इसमें भी 70s राइबोसोम है, इसमें भी 70s राइबोसोम है। कुछ 1-2 पॉइंट है जहां पर ये दोनों में डिफरेंस आता है। जैसे कि यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी होती, वो होती है स्यूडोम्यूरिन की। पेप्टाइडोग्लाइकन से थोड़ा अलग होता है इसका कॉम्पोजिशन, तो याद रखना स्यूडोम्यूरिन। फॉल्स म्यूरिन, स्यूडो मतलब फॉल्स। तो जो हम जनरल बोलते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी है पेप्टाइडोग्लाइकन की, लेकिन कुछ स्पेशल गुदड़ी के लाल हैं जिनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है, वहां पर फॉल्स पेप्टाइडोग्लाइकन है, फॉल्स म्यूरिन है, जिसको आप बोलते हैं स्यूडोम्यूरिन। तो बच्चों काउंट करो, अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 किंगडम आपके हो गए। यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। चलो, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है तो आगे जाके यू बैक्टीरिया से, यू बैक्टीरिया को बोला गया बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का शॉर्ट फॉर्म हो गया आर्किया। आर्की बैक्टीरिया का शॉर्ट फॉर्म हो गया आर्किया। और इन सब को मिलाकर ये सब क्या है? ये सब प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है? ये चारों के चारों क्या है? यूकैरियोट है। प्रोटिस्टा यूकैरियोट है, फंगस यूकैरियोट है, प्लांटे यूकैरियोट है, एनिमेलिया यूकैरियोट है। तो यूकैरियोट से वर्ड आ गया यूकैरिया। यूकैरिया। तो पहला वर्ड बैक्टीरिया, दूसरा आर्किया, तीसरा यूकैरिया। पहला बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को बोल दिया बैक्टीरिया,
मैंने आपको कहा था, आप आम भाषा में जब बैक्टीरिया बोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, मतलब आप यू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। आर्की बैक्टीरिया को बोल दिया आर्किया, और इन चारों से मिलाकर मैंने बना दिया यूकैरिया, क्योंकि चारों के चारों यूकैरियोट्स हैं। तो ये जो चीज बनी है इनको बोलते हैं डोमेन्स। तो डोमेन्स किसकी बनती है, डोमेन्स किसकी बनती है? पहला ऑप्शन गूदड़ी का लाल, दूसरा ऑप्शन किंगडम। डोमेन किससे मिलके बनी है, डोमेन किसका रूप है, डोमेन किससे बनी? पहला ऑप्शन गूदड़ी, दूसरा ऑप्शन किंगडम। लिख के बताओ, गुदड़ी मत लिखना लिख के बताओ, लिख के बताओ किंगडम है, किंगडम है। बैक्टीरिया डोमेन है, इसमें कौन सा किंगडम? यू बैक्टीरिया। आर्किया डोमेन है, किस किंगडम से बनी है? आर्की बैक्टीरिया से बनी है। यूकैरिया किससे बनी है? प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे, एनिमेलिया। ठीक, तो अगर मैं आप एक गूदड़ी भी लिख रहा है, गूदड़ी का लाल, गूदड़ी, अरे दीवाने। चल बता मुझे, यूकैरिया डोमेन बनाने में कितने किंगडम्स इन्वॉल्व हैं? यूकैरिया डोमेन बनाने में कितने किंगडम इन्वॉल्व हैं, लिख के बता। ठीक है, यूकैरिया डोमेन, अगर मैं तुमसे पूछूं यूकैरिया डोमेन बनाने में कितने किंगडम इन्वॉल्व हैं, कितने किंगडम इन्वॉल्व हैं, बता। 4 किंगडम इन्वॉल्व है, और इसका जो क्राइटेरिया था वो हमें नहीं पढ़ना है, बस आप डायरेक्ट याद रखना। क्राइटेरिया था 16S RRNA। ठीक है, 16S RRNA मुझे बताओ किसके अंदर प्रेजेंट था? राइबोसोम की कौन सी सब यूनिट में 16S RRNA था? रिवीजन प्लानर दे रहा हूं, सेल बहुत बार पढ़ चुके होंगे, जरा बताओ 16S RRNA किस राइबोसोमल सब यूनिट में मिलता है? बताओ कौन सी राइबोसोमल सब यूनिट में 16S RRNA मिला था? बताओ 16S RNA, सही बताना। देखूं जरा चैट में क्या लिखेंगे। 80S, अरे 30S, 30S, 30 70 30 70 30। अबे 80 तो मत लिखो नलायको, 40 भी मत लिखो, 30 लिखो या 70 लिखो, मतलब प्रोकैरियोट के अंदर था 30S। नोट्स खोल के देखना, वहां लिखाया था तुम्हें 30S सब यूनिट के अंदर था। तो 16S RRNA की स्टडी की गई थी, उसके बेसिस पर आपके ये डोमेन बनाए गए थे। यूकैरियोट में तो मिलेगा नहीं, यूकैरियोट में तो 18S मिलेगा। इतना क्यों जा रही है, देखो कितनी बार जा रही है, लेकिन बोर्ड बंद नहीं हो रहा है। वो एक बार हुआ था बेटा, है ना, वो कभी कभी सालों में होता है। रुक जाओ, मैं इसको ना सेव कर देता हूं। पता चला चली गई, है ना। एल, ये है आपका एल, लेक्चर L2, BC बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अर्जुना। सेव कर देता हूं, जाएगी भी तो यहां तक पूरा एकदम स्लाइड्स हमारी जाएंगी नहीं। ठीक है, हो गया, सेव हो गया। ठीक है, तो 16S RRNA जो होता है उसकी स्टडी की गई, उसके बेसिस पे बनाया गया। क्राइटेरिया याद मत रखना, क्राइटेरिया जो है आपका वो आप याद नहीं रखना। ठीक है, तो ये हमने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब हम पूरी एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। आ जाओ जरा, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन पे ध्यान मत देना, क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझना। तो जैसे मैं आपको समझाऊंगा आप बिल्कुल लाइन पे फोकस करिएगा, क्वेश्चन तो आपसे हो जाएगा, लाइन पे फोकस करिएगा। ठीक, आ जाओ। R.H. Whitaker 1969 proposed 5 kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungus, Plantae and Animalia. क्वेश्चन मैं तुम्हें देखने दूंगा नहीं। The main criteria for classification used by him include cell structure,
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनी। ठीक, बताइए अब। RH विटेकर, बताइए आंसर। देख लिया, कोई डी लिख रहा है, कोई सी लिख रहा है, कोई बी लिख रहा है। अरे भजिया बेचना है क्या मैं इधर पे? क्या करता रे तुम लोग हैं, ऐसा कैसे मांगता बाबा? ठीक है, प्रपोज बाय 1869 नहीं 1969, तो पहला तो गलत हो गया। मोनेरा प्रोटिस्टा फंगस प्लांटे एनिमेलिया, किंगडम आपके ये सही है। मेन क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, बट नॉट नहीं, बट ऑल्सो फाइलोजेनी, फाइलोजेनी भी था, ये आपका गलत हो गया। स्टेटमेंट बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नहीं, आंसर जो जाएगा वो जाएगा बी। तो जिन्होंने डी लिखा था उन्होंने वो ध्यान से नहीं देखा, 1969 था, ऑप्शन बी, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन जानने से पहले, 3 डोमेन सिस्टम देख लीजिए। अभी अभी आपने पढ़ा, कितनी डोमेन दिखाई थी, कितनी डोमेन थी? बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया, कितनी डोमेन हो गई आपकी? हो गई 3 डोमेन। 3 डोमेन अभी अभी आपने देखा था। 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन। तो मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड किया। कौन कौन सी 2 डोमेन थी? एक थी बैक्टीरिया और एक थी आपकी आर्किया। लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन 3rd डोमेन, और 3rd डोमेन का नाम था यूकैरिया, जिसमें टोटल कितने किंगडम आए थे? 4 किंगडम आए थे। क्वेश्चन तो सही हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं एनसीईआरटी की एक एक लाइन, उस पर फोकस करना। पता चला क्वेश्चन करने के चक्कर में यहां देख ही नहीं रहे हो, सीधा क्वेश्चन देख रहे हो। समझिए कि लाइन कैसे पढ़ रहे हैं सर, कैसे डिकोड कर रहे हैं। देयर बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, मोनेरा डिवाइड इनटू 2 डोमेन, सही है, करेक्ट है। ऑल यूकैरियोटिक, क्या लिख रहे हैं? डी। ऑल यूकैरियोटिक किंगडम कम्स अंडर 3rd डोमेन, सही है। सो वी हैव 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, सही है। आंसर गया ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। देखिए अब एनसीईआरटी में क्या हुआ, 2 किंगडम खत्म होते ही सीधा 5 किंगडम की झलक दिखा दी, और फिर सीधा 6 किंगडम की झलक दिखा दी। ठीक है, अब आप देखना, आप सीधा वापस से 2 किंगडम 3 किंगडम में पहुंचेंगे। आ जाओ, ये देखो वापस से 2 किंगडम में आएंगे। अब मैं फिर कह रहा हूं, जेंटल वार्निंग दे रहा हूं, मैं जो एनसीईआरटी रीड करूंगा उस पर फोकस करना, वरना घर पे जाके चिल्लम चिल्ली करेंगे, फिर तुमसे होगा नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसे कहोगे अरे यार आ नहीं रहा। लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये वर्ड किसके लिए बोला गया? अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम वर्ड किसके लिए बोला गया? अर्लियर क्लासिफिकेशन, ये यहां पर किसके लिए बात हो रही है? ये बात हो रही है लीनियस के क्लासिफिकेशन की। 2 किंगडम लीनियस के क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। सर कैसे पता चला लीनियस से क्लासिफिकेशन की बात हो रही है? आगे का सेंटेंस पढ़, इंक्लूडेड, आगे का सेंटेंस देख, इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस, मोजेस, मोजेस मतलब ब्रायोफाइट, फॉन्स, फॉन्स मतलब, फॉन्स मतलब टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, किसके अंदर आए? प्लांट्स के अंदर आए। और प्लांट्स किसमें थे? प्लांटे में थे। प्लांटे के अंदर ही तो बैक्टीरिया और फंगस थे। अगर ये 3 किंगडम की बात होती तो 3 किंगडम में प्लांटे के अंदर बैक्टीरिया नहीं थे, प्लांटे के अंदर फंगस नहीं थे,
थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया और फंगस प्रोटिस्टा में थे। यहां ये सारे लोग प्लांट्स में है, मतलब प्लांटे में है। कौन सा कैरेक्टर था जो इन सब को प्लांटे में डाल रहा था? लिख के बताओ। आंसर बता रहे हो? कौन सा कैरेक्टर था जो इन सबको प्लांटे में डाल रहा था? लिख के बताओ, कौन सा कैरेक्टर था जो इनको प्लांटे में डाल रहा था? द कैरेक्टर that united this whole kingdom, that all organism included had a cell wall in their cell। तो वो कौन सा था जो इनको प्लांटे में डाल रहा था? वो कैरेक्टर था सेल वॉल। ये देखिए किताब में यहां मेंशन किया गया है। चलो अब इसका आंसर फिर से बताओ। पहले वाला माना नहीं जाएगा, मैं तो तब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा था ना, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। Earliest classification included bacteria, blue green algae, fungus, mosaic, gymnosperm, angiosperm under plants। सही है। Cell wall is the criteria। सही है। Related with two kingdom classification, मतलब लीनियस के अकॉर्डिंग बात हो रही है। बिल्कुल सही है। तो जब तीन सही हो तो चौथे को भी तीन की बात माननी पड़ती है। तो आंसर आपका गया ऑल आर करेक्ट। तो आप मेरे को ये बताइए, ये जो पैराग्राफ था और इससे पहले वाला जो पैराग्राफ था, ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ? जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको एकदम क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से यस सर लिख दीजिए, एक बार जल्दी से यस सर लिख दीजिए, जल्दी से लिख दीजिए। जल्दी से लिख दीजिए। आ जाओ। दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड। तो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, इस लाइन का मतलब समझिए, इस लाइन का मतलब समझिए, इस लाइन का दिस प्लेस्ड, दिस मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। दिस का मतलब है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। दिस मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन ने एक साथ ऐसे लोगों को रखा जो कि वाइडली डिफर थे। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट, बाकी सब यूकैरियोट। प्लांट्स ऑटोट्रॉप, फंगस हेट्रोट्रॉप्स। कोई यूनिसेलुलर, कोई मल्टीसेलुलर। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन ने प्लांटे में ऐसे लोगों को रखा जो वाइडली डिफर थे। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर इन, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। इट ब्राउट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विथ अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोट। मतलब इट ब्रॉट टुगेदर, इट का मतलब है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक जगह लेकर आया। देख लीजिए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटे के अंदर प्रोकैरियोट भी थे और यूकैरियोट भी थे। देख लीजिए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोकैरियोट में कौन? बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट में कौन? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोकैरियोट में जो बैक्टीरिया हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, उनको और यूकैरियोट को एक साथ एक जगह पे लाया प्लांटे किंगडम के अंदर। इट का मतलब, ओ माय गॉड, इट का मतलब टू के। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर unicellular organism and multicellular ones। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों को साथ में लाया। जैसे क्लाइमोडोमोनास। कैसा? क्लाइमोडोमोनास है यूनिसेलुलर। स्पाइरोगायरा है कैसा?
मल्टी सेलुलर। दोनों के दोनों को कहां रखा गया? एल्गी में रखा गया। दोनों को एल्गी में रखा गया। और एल्गी किस में प्लेस्ड थे? एल्गी प्लेस्ड इन प्लांटे। एल्गी प्लेस्ड इन प्लांटे। एल्गी प्लेस्ड इन प्लांटे। एल्गी प्लेस्ड इन प्लांटे। क्लाइमोडोमोनास यूनिसेलुलर, स्पाइरोगायरा मल्टीसेलुलर। दोनों के दोनों को, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों को एक साथ एल्गी के अंदर रखा गया। दोनों ग्रीन एल्गी हैं। और एल्गी किसके अंदर आए थे? एल्गी आए थे आपके प्लांटे किंगडम के अंदर। समझ में आया यहां तक तो यस लिख दीजिए। यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए। देख लीजिए, एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सब कल पढ़ा था। तो आप देखिए 2 किंगडम के बाद 5 किंगडम आया, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद फिर एनसीईआरटी में 2 किंगडम आ गया। इसलिए पहले इस टॉपिक को पढ़ाना जरूरी था, बाद में ही एनसीईआरटी रीडिंग पॉसिबल थी, क्योंकि एक जगह पे चीजें नहीं है, स्कैटर्ड है। ठीक है, एक एक लाइन एकदम उधेड़ दूंगा। अगर किसी ने मेरा सिर्फ एनसीईआरटी बूस्टर भी पढ़ लिया ना, तो वो उससे भी पूरा का पूरा लेक्चर रिवाइज कर सकता है नीट के टाइम। नोट्स खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा मैं इसी में एक्सप्लेन कर देता हूं। द क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन ने, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉप। दी क्लासिफिकेशन किसकी बात हो रही है? कौन से क्लासिफिकेशन की बात हो रही है? इस दी का मतलब है 2 किंगडम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप। हेट्रोट्रॉपिक में फंगस और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट। जालिमो ने ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप में भी डिफरेंशिएट नहीं किया। फंगस और ग्रीन प्लांट दोनों को एक ही जगह पे रख दिया, दोनों को एक ही जगह प्लांटे में रख दिया। हालांकि दो का मतलब होता है हालांकि, दे ऑल्सो शो डिफरेंस इन देयर वॉल कॉम्पोजिशन। दे का मतलब क्या है? दे का मतलब क्या है? दे का मतलब है फंगस एंड ग्रीन प्लांट। फंगस एंड ग्रीन प्लांट, दे का मतलब है फंगस एंड ग्रीन प्लांट। हालांकि दे मतलब फंगस एंड ग्रीन प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर वॉल कॉम्पोजिशन। अच्छा, हां, फंगस की सेल वॉल बनी है काइटिन की और ग्रीन प्लांट की सेल वॉल बनी है सेलुलोज की। अच्छा, ये देखिए, यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके रख दिया है। When such character were considered, when such character, अब सच का क्या मतलब है? सच का मतलब है यहां सेल वॉल कॉम्पोजिशन। सच का मतलब है सेल वॉल कॉम्पोजिशन। When such character, अगर सेल वॉल कॉम्पोजिशन कैरेक्टर को सही तरीके से कंसीडर किया गया तो when such character were considered, then fungus were placed in a separate kingdom or kingdom fungus। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में सेल वॉल का प्रेजेंस और एब्सेंस क्राइटेरिया था, सेल वॉल का कंपोजिशन क्राइटेरिया नहीं था। अगर सेल वॉल का कंपोजिशन क्राइटेरिया होता तो लोग प्लांट्स और फंगस को एक जगह थोड़ी ना रखते, क्योंकि इनकी सेल वॉल के कंपोजिशन में तो डिफरेंस है। फंगस की सेल वॉल काइटिन से बनी है, ग्रीन प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी है। अगर सेल वॉल का कंपोजिशन क्राइटेरिया लिया गया आगे जाकर, इसलिए फंगस को सेपरेट किया गया प्लांटे में से, फंगस को हटाया गया और फंगस के नाम पर एक नया किंगडम बनाया गया। फंगस को हटाया गया
और फंगस के नाम पर एक नया किंगडम बनाया गया। When such character were considered, past tense, were considered, fungus were placed in a separate kingdom, kingdom fungus। समझ में आया तो यस लिख। क्लाइमेक्स है रे बाबा, घबराने का नहीं। समझ में आया तो यस लिख। एरे 7:45 अभी मत लिखो, अभी समझो खत्म हो चुका है। रीडिंग तो कंप्लीट करें, कर देंगे 7:45। रुक तो जा, टॉस भी देख ले, वहां बैठ के पिच रिपोर्ट भी दे दे। गड्ढे बहुत हैं, स्मूथ पिच है, बाउंस होएगी। देख सिंपल सी बात है, मैं बता देता हूं। जीतना इंडिया को ही है। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अच्छी है, ठीक, इंडिया ही जीतेगी। 0.0001%। बस एक ही कारण है कि इंडिया की बैटिंग कोलैप्स ना हो जाए, जो कि कभी कभी हो जाती है। अगर कोलैप्स नहीं हुई तो इंडिया ही जीतेगी, ठीक है। 150 रन बन गए, जीत जाएगी। वो लोग स्पिनर को नहीं खेल पाते, ठीक है। इंडिया ही जीतेगी, ठीक, इंडिया ही जीतेगी, जीतना ही होगा, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया है भाई। हम इंडियंस हैं, हम तो इंडिया को जिताएंगे, हम दूसरे को क्या जिताएंगे। इंडिया 50 रन बनाएगी तब भी हम इंडिया को जिताएंगे भाई, इंडिया जीतेगी। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड। चलो ये क्वेश्चन बताओ, बड़ी लाइट आ रही है जा रही है, बताओ इसका आंसर। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम की बात हो रही है। प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वर सिमिलर इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, विच वर सिमिलर नहीं, डिसिमिलर, पहला गलत हो गया। दे ब्रॉट टुगेदर यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक नहीं रे, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। एंड अदर ग्रुप्स विच वर प्रोकैरियोट नहीं, यूकैरियोट। ऑल्सो प्लेस टुगेदर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लाइमोडोमोनास मल्टीसेलुलर नहीं, यूनिसेलुलर एल्गी। स्पाइरोगायरा मल्टीसेलुलर एल्गी, गलत हो गया। सारे तो गलत नहीं है, आंसर जाएगा ऑप्शन सी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, शाबाश। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी। आ जाइए, ये देखिए अलग किंगडम बनाया गया, किंगडम फंगस। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको रखा गया किंगडम मोनेरा में। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा में। तो बच्चों 5 किंगडम के अकॉर्डिंग और 3 किंगडम के अकॉर्डिंग आपका जो क्लोरेला है, जो क्लैमाइडोमोनास है, बताओ किस में आता है। क्लैमोडोमोनास किस में आते हैं, क्लोरेला, क्लाइमोडोमोनास, या फिर मैं कहूं अमीबा, या मैं कहूं पैरामीशियम। ये सारे के सारे आपके किस किंगडम में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। किंगडम प्रोटिस्टा पहली बार साथ लाया, किन किन को साथ लाया, क्लाइमोडोमोनास, क्लोरेला, जिनको पहले कहां रखा गया था, जो पहले रखे गए थे एल्गी के अंदर। कहां, विद इन प्लांट्स। क्यों, क्योंकि इन दोनों में सेल वॉल थी, क्योंकि इन दोनों में सेल वॉल थी, इसलिए इनको पहले प्लांटे किंगडम में रखा गया था। तो किंगडम प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर क्लाइमोडोमोनास, क्लोरेला, जो कि पहले एल्गी में रखे गए थे विद इन प्लांट्स, मतलब प्लांटे किंगडम। ये पहले प्लांटे में रखे गए थे। क्यों रखे गए थे, क्योंकि इनमें सेल वॉल थी, बोथ हैविंग सेल वॉल, विद पैरामीशियम अमीबा,
विच अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम, किसके अकॉर्डिंग, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पैरामीशियम और अमीबा एनिमेलिया में थे। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो प्रोटिस्टा था वो पहली बार क्लाइमोडोमोनास, क्लोरेला और पैरामीशियम और अमीबा को एक साथ लाया। कल बताया था एक साथ लाया, क्योंकि पहले क्लोरेला और क्लाइमोडोमोनास प्लांटे किंगडम में रखे गए थे, प्लांट्स में रखे गए थे क्योंकि इनमें सेल वॉल मिलती है, और अमीबा और पैरामीशियम एनिमेलिया में रखे गए थे क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं मिलती। लेकिन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पहली बार ये चारों के चारों प्रोटिस्टा के अंदर आए। समझ में आया तो यस लिख। which lack cell wall. It has put together organism which in earlier classification were placed in different kingdom. Different kingdom. Chlorella Climadomonas कहां रखे गए थे? Chlorella Climadomonas प्लांटे में रखे गए थे, और अमीबा और पैरामीशियम टू किंगडम के अकॉर्डिंग एनिमेलिया में रखे गए थे। प्रोटिस्टा इनको साथ में लेकर आया। Earliest classification Linnaeus didn't differentiate between heterotrophic group fungus and autotrophic green plant, but both fungus and plant show differences in cell wall composition. करेक्ट है। फंगस में सेलोजिक सेल वॉल, फंगस में जो सेल वॉल है वो काइटिन की है, और ग्रीन प्लांट में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कॉम्पोजिशन फंगस आर प्लेस इन सेपरेट किंगडम। बहुत बढ़िया, आंसर जाएगा ऑप्शन डी। लाइन लगा दो आंसर की, ऑप्शन जाएगा आंसर डी। देख लो कितनी इसकी एनसीईआरटी, कितना मतलब एक जगह पे नहीं है, सारी चीजें बिखरी हुई हैं पूरा का पूरा, लेकिन हमने एक एक चीज कराई है आपको अच्छे से, और अच्छे से करा रहे हैं। आ जाओ, यहां तक हमने पढ़ लिया। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन चेंज। ठीक, अब आप देखिए, विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस इन डिफरेंट किंगडम, यहां तक हमने आपका पढ़ लिया था, विच वर प्लेस इन डिफरेंट किंगडम। ऐसा क्यों हो रहा था, इतनी गलतियां क्यों हो रही थी? क्योंकि क्राइटेरिया कम थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का वो चेंज हुआ। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक, मतलब क्राइटेरिया के नंबर बढ़े, क्राइटेरिया के जो नंबर है वो आपके क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक्स प्लेस इन फ्यूचर, और इस तरह के चेंजेस आने वाले समय में भी होते रहेंगे। टू डिपेंडिंग ऑन द इंप्रूवमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो आगे जाके फ्यूचर में भी, आज से 100 साल बाद भी नई नई खोज होगी, नई नई डिस्कवरी होगी, तो हो सकता है कि ये जो चेंजेस है क्राइटेरिया में, ये आगे जाके फ्यूचर में भी होंगे, ताकि हम साइंस को और अच्छी तरीके से समझ सकें और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशनरी पैटर्न को स्टडी कर सकें। ये जो चेंजेस हुए धीरे धीरे, टू किंगडम से थ्री किंगडम आया, 3 से 4 आया, 4 से 5 आया, 5 से 6 आया, ये जो क्राइटेरिया बढ़ते गए, हो सकता है 50 या 100 साल बाद साइंस और तरक्की करेगी और कुछ क्राइटेरिया मिलेंगे और नए ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, और ये जरूरी भी है साइंस की बेहतरी के लिए, ऑर्गेनिज्म की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशनरी पैटर्न को समझने के लिए। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड, जैसे जैसे वक्त बीतता गया कुछ ट्राई किया गया, अटेम्प्ट किया गया टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम which reflect not only morphological, physiological, reproductive similarity but also phylogenetic। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, as time passed, ठीक है, तो कुछ नया अटेम्प्ट किया गया कि हम ऑर्गेनिजम्स के सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की स्टडी ना करें, बल्कि उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनके फाइलोजेनी के बारे में जानने की भी कोशिश करें। किसने जीता भाई टॉस? टॉस हो गया क्या? इंडिया, कौन लिख रहा है इंडिया विल लूज? अरे दीवाने, क्या आदमी है रे, है शर्म नहीं आई लिखते हुए, है इंडिया विल लूज। अरे दीवाने, भारत में है, भारत की खाता है, भारत में रहता है,
और इंडिया विल लूज लिख रहा है। कुछ तो शर्म कर, तेरा जमीन मर गया क्या? कैसा आदमी है? कैसा आदमी है? हाँ, लिख दो इंडिया विल विन, इंडिया जीतेगा, लिख दो, लिखो, इसको जवाब दो गुदड़ी के लाल को, लिख दो, इंडिया जीतेगा भाई, इंडिया जीतेगा। हाँ इंडिया, अरे लुखो, इंडिया जीतेगा भाई, भारत में हो, इंडिया को जिताओ भाई, कैसी बात कर रहे हो? इंडिया के अगर 100 रन भी बने, तुम्हें तब तक भी लास्ट तक बोलना है इंडिया जीतेगा, जिताना ही है। हाँ शाबाश, ये हुई ना बात। देख लो, कितनी पूरी जनता है भाई, इंडिया विल विन, खा जाएगी उसको नोच के गुदड़ी के लाल को। आ जाओ। इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम। हम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा फंगस के बारे में पढ़ेंगे। अरे दीवाने, समझ में आया तो यस लिखना, समझ में आया तो यस लिख, शाबाश, समझ में आया तो यस लिख, लिख, जल्दी से लिख। फिर करते हैं 3 क्वेश्चन। ऑल प्रोकैरियोट प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा नहीं, मोनेरा। ऑल यूकैरियोट, all prokaryote, all eukaryote placed in, भाई यूकैरियोट को जगह जगह पे रखा गया, फंगस में भी थे, प्रोटिस्टा में भी थे, प्लांटे में भी थे, और एनिमेलिया में भी थे। प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर क्लाइमोडोमनास, ठीक है। तो ये जो लाइन लिखी थी, ये बेसिकली प्रोटिस्टा के लिए लिखी थी, है ना, कि ऑल यूनिसेलर यूकैरियोट। अगर मैं यहां पर लिख दूं ऑल यूनिसेलर यूकैरियोट, तो यूनिसेलर यूकैरियोट सिर्फ प्रोटिस्टा में रखे गए, ऑल यूकैरियोट्स मतलब चारों में यूकैरियोट्स थे, ठीक। प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर क्लाइमोडोमनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन द प्लांट एंड बोथ डू नॉट हैव सेल वॉल, both have cell wall, both have cell wall with paramecium and amoeba earlier placed in animal, both have cell wall, both do not have cell wall, गलत हो गया। It put organism together which were placed in different kingdom in earliest classification, ये आपका सही है, आंसर जाएगा ऑप्शन सी, सी जाएगा ना। It put organism together which were placed in different kingdom in earliest classification, ऑप्शन सी जाएगा, डी क्यों लिख रहे हैं, ऑप्शन सी जाएगा ना। It put organism together, क्लोरेला, क्लाइमोडोमनास, अमीबा, पैरामीशियम को साथ में तो लेकर आया था, जो कि पहले डिफरेंट डिफरेंट किंगडम में थे इन अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन, अर्लिएस्ट मतलब लीनियस, तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी। बताओ। ओवर टाइम अटेम्प्ट वाज मेड टू इवॉल्व क्लासिफिकेशन विच ओनली रिफ्लेक्ट, नहीं, विच नॉट ओनली रिफ्लेक्ट मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल सिमिलरिटी बट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक, गलत हो गया। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशंस वर चेंजिंग as time passes. The kind of change will take place in future too for better understanding. Answer जाएगा B and C are correct. B and C are correct. ठीक बच्चों, देखो आज सैटरडे है, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 4 दिन क्लास नहीं होगी, तो यार 15 मिनट है, पढ़ाने दीजिए, है ना। टॉस तो आप देख ही लेंगे, 8 बजे से मैच शुरू होगा, तो आप 8 बजे से देख लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे 1-2 क्वेश्चन और कराने दीजिए, 4 दिन आपकी क्लास भी नहीं होगी, बात को समझिए, है ना। ये 15 मिनट है, मुझे 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कराने दीजिए, आपकी कॉन्सेप्ट को और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो चलने दीजिए, आपके सामने घर में टीवी लगा हुआ है,
बीच में अगर आपको कोई बॉल देखनी है तो आप पढ़ते पढ़ते भी देख सकते हैं, है ना। तो लेट मी कंटिन्यू गाइस, जस्ट फॉर 10 minutes. It's all about 10 minutes. Try to understand my feelings. Try to understand my feeling. है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 2-4 क्वेश्चन और कराना है, तो मुझे कराने दीजिए। फिर तो सीधा थर्सडे को मिलेंगे ना यार। तो सिर्फ 10 मिनट की तो बात है, कराने दीजिए। जल्दी से सब लोग यस सर लिख दीजिए, सभी लोग यस सर लिख दीजिए। देखो मैं तुम्हें कितना बेहतरीन क्वेश्चन दूंगा, अभी कितना बेहतरीन क्वेश्चन दूंगा, देखते जाओ तुम। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला क्वेश्चन, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को कितने किंगडम में रखा गया? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर भी थे और यूकैरियोट भी थे, ऐसे लोगों को कितने किंगडम में रखा गया? एक ही किंगडम में रखा गया। किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट को 5 किंगडम के अकॉर्डिंग बताना है। 5 किंगडम के अकॉर्डिंग मल्टी सेलुलर यूकैरियोट को कितनी जगह रखा गया? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट को 3 जगह रखा गया। फंगस में रखा गया, प्लांटे में रखा गया, एनिमेलिया में रखा गया। सिर्फ 3 जगह रखा गया मल्टी सेलुलर यूकैरियोट को। 3 जगह रखा गया, फंगस में रखा गया, प्लांटे में रखा गया, एनिमेलिया में रखा गया। अगर मैं आपसे कहूं यूकैरियोट्स को कितनी जगह रखा गया, तो आप आंसर बताएंगे 4 जगह। प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे, एनिमेलिया। छोटी छोटी चीजें हैं, थ्योरी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, बट तीनों क्वेश्चन में हल्का हल्का डिफरेंस है। तो इस बारीकी को समझने की जरूरत है। फिर मैं आपसे कहूं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कितनी जगह रखा गया? प्रोकैरियोट भी ना बोलूं और यूकैरियोट भी ना बोलूं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 जगह रखे गए। एक था मोनेरा और एक था आपका प्रोटिस्टा। एक था मोनेरा और एक था आपका प्रोटिस्टा। फिर मैं आपसे बोलूं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कितनी जगह रखे गए? एक है आपका मोनेरा, एक है आपका प्रोटिस्टा और एक है आपका प्लांटे। एक है आपका प्लांटे। फिर मैं आपसे कहूं यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट कितनी जगह रखे गए? एक ही जगह रखा गया, वो है आपका प्रोटिस्टा। वो है आपका प्रोटिस्टा। ठीक। मैं आपसे कहूं यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट को कहां रखा गया? तो एक ही है, वो है आपका मोनेरा। अगला मैं बोलूं हेट्रोट्रॉप को कितनी जगह रखा गया? हेट्रोट्रॉप्स कहां कहां थे? हेट्रोट्रॉप्स मोनेरा में थे, प्रोटिस्टा में थे, फंगस में थे, एनिमेलिया में थे।
फिर मैं आपसे कहूं सेलुलोजिक सेल वॉल कितने में थी? सेलुलोजिक सेल वॉल प्रोटिस्टा में थी और आपकी प्लांटे में थी। तो ये कराना जरूरी था। इससे थोड़ा सा और सोच और डीप जाती है। तो इन कराने से बच्चे को ये आइडिया लग गया कि इस तरह से भी क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है। तो आपको इतनी बारीकी से चीजों को समझना है। ठीक, इतनी बारीकी से आपको चीजों को समझना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर 1969 में दिया गया। प्लांटे एनिमेलिया प्रोटिस्टा मोनेरा नया आया फंगस। क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर, चाहे प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कौन यूनिसेलर है कौन मल्टीसेलर है। रिप्रोडक्शन किसमें एसेक्सुअल है किसमें सेक्सुअल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें ऑटोट्रॉप है किसमें हेटेरोट्रॉप है। और फाइलोजेनी, कौन किसका एंसेस्टर है, कौन कहां से इवॉल्व हुआ है। ऑटोट्रॉप दो तरह के होते हैं। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, केमिकल एनर्जी, उसको यूज करके खाना बनाओगे तो कीमोऑटोट्रॉप। लाइट एनर्जी को यूज करोगे तो फोटो ऑटोट्रॉप। सैप्रोफिटिक जो होते हैं, जो डेड प्लांट और डेड एनिमल होते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं। होलोजोइक जो एनिमल के अंदर होता है, पहले फूड को इंजेस्ट किया जाता है फिर उस फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। ये आपके 5 क्राइटेरिया लिए हैं। फाइलोजेनी में कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ नाम याद रखना है। ये प्रोकैरियोट है, ये सारे यूकैरियोट है। एसेक्सुअल, यहां दोनों यहां दोनों यहां दोनों यहां सेक्सुअल। ये यूनिसेलर यूनिसेलर मल्टीसेलर, सेल्स लूजली अरेंज है तो लूज टिश्यू बोला। मल्टीसेलर टिश्यू भी मिलेंगे, ऑर्गन भी मिलेंगे। मल्टीसेलर टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है। मोस्टली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स में फोटो कीमो दोनों है। यहां ऑटोट्रॉप में सिर्फ फोटो है। हेट्रोट्रॉप्स भी हैं, यहां सिर्फ हेट्रोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स में होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। यहां बैक्टीरिया की सेल वॉल मोनेरा में पेप्टाइडोग्लाइकन की है, जिसको आप म्यूरिन बोलते हैं, मतलब नॉन सेलुलोजिक है। ठीक है, अभी जाना मत, ऐप में कमेंट करके जरूर बताना लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, प्रोटिस्टा सेलुलोजिक सेल वॉल कुछ में मिलेगी, प्रोटोजोआ में सेल वॉल एब्सेंट है। फंगस की सेल वॉल काइटिन की है, मतलब नॉन सेलुलोजिक है। प्लांटे में सेलुलोज मिलता है, एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं मिलती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ मोनेरा में नहीं मिलेगी, बाकी सब में मिलेगी। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस हैं, ये क्राइटेरिया नहीं है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, काल्बूज ने मोनेरा को 2 किंगडम में डिवाइड किया है, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। मैं नॉर्मल बैक्टीरिया बोलता हूं, मतलब मैं यू बैक्टीरिया बोलता हूं। ठीक है, जिसकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। आर्की बैक्टीरिया मतलब कुछ प्रिमिटिव बैक्टीरिया, काफी एंशिएंट बैक्टीरिया है। सेम ही है, एक आधा डिफरेंस अलग है। जैसे इसकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है, म्यूरिन स्यूडोम्यूरिन है। यहां से डोमेन बना बैक्टीरिया, यहां से डोमेन बना आर्किया। ये चारों यूकैरियोट से, तो यहां से बना यूकैरिया। क्राइटेरिया आपको याद नहीं रखना, 16S आरआरएनए के इस बेस पर स्टडी करके ये बनाए गए थे। क्राइटेरिया आपको याद नहीं रखना, 3 डोमेन आपकी बन गई। ये आपको कराया गया। बच्चों, रिवीजन प्लानर में आपको ऐप में कमेंट कर दूंगा, जहां पर आपके कमेंट आते हैं ना ऐप के अंदर, है ना, वहां पर आपका रिवीजन प्लानर मैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सॉरी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कमेंट सेक्शन में मेरा कमेंट आएगा, जिसको आप लाइक कर देना। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा आपने रिवीजन प्लानर को फॉलो कर लिया है। ठीक है भाई, मस्त रहना, कभी गुस्सा नहीं करेंगे, बिंदास रहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीक मैं आपके टाइम टेबल पे फोकस करने वाला हूँ। स्कूल का टाइम टेबल है ना, कि 4.5 से 5 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। 60% काम स्कूल में करना पड़ेगा। ठीक है, और मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचना सर कुछ घोल के पिला देंगे, घोल के नहीं पिलाएंगे, पढ़ाई वहां पे भी करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जो 40% बच्चे जिनको स्कूल के साथ कॉप अप करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, रॉकी भाई का सलाम, थैंक यू।